वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही यहाँ पर हम शुरुआत में हमारी मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम रंदन होता है। रंदन को यहाँ पर एक ड्रैगन चैलेंज कर रहा होता है कि मुझे पता है तुम सातों के सातों यूनिवर्स की एक हेवन मदर हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर खा लिया तो तुम भी मेरी तरह एक ड्रैगन बन जाओगी और इसके बाद तुम मेरी एक चेली बनोगी जहाँ पर तुम स्लेव की तरह मेरा काम करती रह जाओगी। तो फिर यहाँ पर रेनन उसे बोलने लगती है कि अगर हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ। यहाँ पर वो ड्रैगन उसके ऊपर वार करने वाला था, लेकिन यहाँ पर अपने मैजिकल पावर्स यूज कर रेनन उस ड्रैगन को एक छोटे से विश में बदल देती है। फिर बामना यहाँ पर वो अपनी ग्रांड माँ को बुलाती है, कहती है कि देखो मैंने आपके लिए कितनी प्यारी सी फिश लाई है। यहाँ पर उसे ग्रैंड माँ कहती कि वो मेरी बट है, हम उसे नहीं खा सकते, मैंने उसे बहुत छोटी सी उम्र से पाला पोसा है। यहाँ पर वो फिश को वापस से उस पंद के अंदर डाल देती है। यहाँ पर रन नकले दिखाने लगती है, कहती है कि मैं इतने सालों से सेम कपड़े पहनती आई हूँ और मैं सेम खाना खाती आई हूँ, मैंने ना कभी लग्जरियस लाइफ देखी है और ना जी है, मैं तो बस एक सिंपल सा फिश खाना चाहती हूँ, लेकिन लगता है आप मुझे वो भी सुख नहीं देना चाहती हो। तो फिर ग्रैंड माँ भी यहाँ पर उसे सीधा मुँह जवाब दे देती है, क्योंकि तुम गरीब हो। रेनन कहती है कि मुझे पता है पोर हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे मुंह पे ही मेरी बचती कर दोगी। ग्रैंड माँ कहती है कि ऐसा मत सोचो, मैंने तुम्हारे लिए सलूशन ढूंढ लिया है। फिर यहाँ पर ग्रैंड माँ अपने ने मैजिकल पावर्स को यूज कर यहाँ पर एक बड़ा सा संदेशा लाती है एंड उन्हें बताने लगती है कि इसमें यहाँ पर वैंग फैमिली के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पर उसकी फैमिली बहुत रिच है और तुम्हें वैंग के बेटे से जाकर शादी करनी होगी। एंड यहाँ पर उसके पास हेल्थ बहुत सारी है और वेल्थ भी बहुत ज्यादा है। अगर तुम उसके साथ शादी करोगी तो तुम्हारी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर रनेन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वैंग फैमिली का जो वारिस होता है वो भी बहुत रिच है। एंड यहाँ पर इसके बाद में नन एकदम अमीरों वाली लाइफ जी सकती है, रोज नए नए कपड़े और नए नए खाने और लग्जरियस एक लाइफ जीगीवा। यहाँ पर से ग्रैंड माँ उसे बगाने लगती है। रंदन कहते कि कम से कम मुझे उनके घर का तो पता दे दो। ग्रैंड माँ कहती कि वो तुम खुद ब खुद फिगर आउट कर लेना। दसम यहाँ पर एक ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि व्हीलचेयर पर होते हैं। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से पूछने लगते हैं कि मैंने तुम्हें जिस लड़की को ढूंढने के लिए कहा था क्या तुमने उसे ढूंढा। यहाँ पर असिन ग्रैंडपा से माफी मांगने लगता है क्योंकि इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो लड़की उन्हें नहीं मिलती है। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे समझाने लगते हैं कि देखो हमें उस लड़की को कुछ ना कुछ करके ढूंढना ही होगा, क्योंकि अगर इस हेल्थ इशू को कोई सॉल्व कर सकता है तो वह लड़की है और वह लड़की की यहाँ पर शादी होनी चाहिए, वरना हमारे हाथों से एक बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। इतने में यहाँ पर उसके असिस्टेंट को कॉल आने लग जाता है। यहाँ पर वह बातें करने लग जाता है और बात करने के चक्कर में यहाँ पर वह ग्रैंडपा का व्हीलचेयर ही छोड़ देता है। जहाँ पर ग्रैंडपा का व्हीलचेयर जो है वह रास्ते पर अपने आप ही स्लोप की ओर बढ़ता रह रहा था। यहाँ पर ग्रैंडपा बहुत घबरा रहे थे। असिन उसके पीछे भाग तो रहा था लेकिन वो ग्रैंडपा को पकड़ ही नहीं पा रहा था। एंड यहाँ पर सामने से एक ट्रक भी आती है, जहाँ पर ग्रैंडपा बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि वो ट्रक आकर सीधा उनसे टकराने वाली थी। लेकिन इतनी ही देर में हम यहाँ पर रेनन को देखते हैं जो कि बीच में आ जाती है और अपनी सुपर बप आवाज को यूज कर व्हीलचेयर को और दर उस बारी बारकर देव को रोक देती है। एंड यहाँ पर वो अपने मैजिकल पावर से यह तक पता लगा लेती है कि यह ग्रैंड पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वैल्ग ई है और उनके ग्रैंडसन से मुझे शादी करनी है। यहाँ पर ग्रैंडपा जो उसे शुक्रिया बोलने लगते हैं तो रेनन कहती है कि आखिर फैमिली के बीच में कौन सी शुक्रिया अदा होती है। ग्रैंडपा को कुछ समझ नहीं आता। एंड रेनन अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं यंग मास्टर की बेटी हूँ। एंड ये बात सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतनी मेहनत के बाद उन्हें इतनी आसानी से रन मिल जाती है और यह खुशखबरी वो सभी को घर पर बताने के लिए कह देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा उसे लेकर अपने घर आ जाते। ग्रैंडपा यहाँ पर उस संदेश को पढ़ रहे होते हैं तो दूस यहाँ पर रायन होती जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके ग्रैंडसन को देख रही थी, जिसका नाम जान होता है। यहाँ पर उसकी नजर जान से हटी नहीं रही थी। मन ही मन यहाँ पर वो बोलने लगती है कि ग्रैंड माँ की कही हुई बात बहुत जल्दी सच होने वाली है। ये रिच के साथ साथ कितना हैंडसम भी है। इतने में ही ग्रैंडपा यहाँ पर रायन के लिए कई सारे तोहफे लेकर आते हैं, जिसके अंदर 10 विल्ला के प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, द बस लग्जरियस गाड़ियाँ होती है, 100 मिलियन का क्रेडिट कार्ड होता है और भी ढेर सारी चीजें होती है। यहाँ पर रनर उन सारी चीजों को देखकर सीधा उनके पास चली जाती है एंड बहुत खुश हो जाती है। लेकिन इसकी इस खुशी पर पानी फर जाता है
क्योंकि हमारा यहाँ पर जॉन एकदम ओबेडियंटली खड़ा होकर उसे वापस यहाँ पर आने के लिए कहता है। फिर वो ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो यहाँ पर मैं एक ऐसी लालची लड़की के साथ शादी कर लूँ। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा को गुस्सा आता है। साथ ही साथ यहाँ पर रान सोचने लगती है कि अगर जॉन ने मेरे साथ शादी नहीं की तो फिर मेरे इस पर डेस्टिनी को कौन चेंज कर पाएगा। एंड यहाँ पर उसे एक आइडिया आता है। तो फिर यहाँ पर वो जॉन से कहने लगती है कि देखो तुम्हारी और मेरी शादी जहाँ पर फिक्स हुई थी वो हमने थोड़ी ना की थी, वो तो हमारे एसेट फिक्स करके गए थे। और अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि 3 दिन बाद तुम पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है और इस डिजास्टर से तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही आ सकती हूँ और कोई भी यहाँ पर वो डिजास्टर तुम्हारे सर से नहीं उतार सकता। यहाँ पर जॉन को गुस्सा आ जाता है। वो कहते लग कि बड़ी अच्छी बात है, मुझसे शादी करने के लिए आखिर तुम कौन से बहाने मारोगे। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ आज तक चाइना में वो इंसान पैदा नहीं हुआ है जो मेरे अगेंस्ट गया है और जीत चुका है। अगर तुम मुझे चक्कर देना चाहती हो तो आ जाओ, मैं अभी देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन जीतता है। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगता है। यहाँ पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है जॉन के ऊपर, लेकिन बाद में यहाँ पर वह रान से कहने लगती देखो उसकी बात का बुरा मत मानो, तुम चाहो नहीं, मेरा मतलब है कि तुम यहीं पर रुको और हाँ ये जितना भी सिचुएशन है वो मैं खुद ब खुद हैंडल करूँगा, तुम्हें क्षण की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो कि यहाँ पर रेनन को देखकर कुछ ज्यादा ही चलिस फील करने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रनर अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पर उसे उसका कमरा बड़ा पसंद आता है। एंड फाइनली वो अपने इस लग्जरियस लाइफ को फील करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो सोचने लगती है कि अगर कुछ मुझन अग्री नहीं किया मुझसे शादी करने से तो ये लग्जरियस लाइफ मेरे हाथों से निकल सकती है और मेरी पुअर डेस्टिनी मेरे साथ चिपकी ही रह जाएगी। यहाँ पर वो इस ओवरथिंकिंग कर रही होती है कि इतने में वहां पर शीन आ जाती है और रंदन से कहने लगती है कि देखो तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के लायक नहीं हो। रंदन कहती कि ऐसा क्यों, तो फिर शीन आ पर उसे कहने लगती है तुम गांव से आई हुई हो और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है, तो तुम मेरे सिस्टर इन लॉ बनना डिजर्व ही नहीं करती हो। यहाँ पर रने और जी उसकी आंखों में देखने लगती है और उसके बाद में उसे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ एक बेट लगाओ। तो फिशन यहाँ पर कहती है यह बेट क्या इस चीज के बारे में है कि मेरा भाई तुम्हें कितना जल्दी घर से बाहर निकालेगा, तो वो आज रात को ही होगा। रेनन कहती है कि नहीं, यह बेट तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हें लिख कर दे सकती हूँ कि आज रात तुम्हारे साथ एक डिजास्टर होने वाला है। यह बात सुनते ही यहाँ पर शीन को गुस्सा आने लग जाता है। एंड वो कहती कि अपने इस काली जुबान को बंद रखो और मेरे बारे में यह सब कहना बंद करो, ना जाने तुम सब बोलोई और सचमुच यह सब हो गया। तो रंदन कहती है कि देखो मैं यह ऐसे मजाक नहीं कर रही या फिर मैं ऐसे ही यह सब नहीं बोल रही, मैंने हर एक चीज में मास्क करके रखा है और मैं फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका भी अंदाजा लगा सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर शीन जो है उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है और घर से जाने के लिए कहती है। रेनन कहती कि देखो घर से तो मैं जाने नहीं वाली हूँ और मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी है, तुम हारे डिजास्टर के बारे में यह चीज सॉल्व भी हो सकती है, लेकिन क्या करे तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास जो नहीं है। यहाँ पर बानो कहने लगते कि हाँ ठीक है, देखा जाएगा कि रात को क्या होता है। शीन यहाँ से जाने लगती है और मन में सोचने लगती है कि ना जाने क्यों मुझे यह सब बोल रही है, ये सब जरूर बोल रही होगी ताकि मुझे डरा सके, लेकिन क्या पता अगर ये सारी चीजें सचमुच सच हो जाए। तो फिर बाद में यहाँ पर वो रंदन से पूछने लगती है कि तुमने कहा कि वो डिजास्टर रिजॉल्व हो सकता है, तो फिर यहाँ पर रेनिन उसे एक चिट्ठी देने लगती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि देखो इस चिट्ठी को अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे 8 शूले देना होगा। तो फिर यहाँ पर शन बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। एंड कहती है एक नॉर्मल सी पेपर के लिए मैं तुम्हें 80,000 दूंगी। रेनन कहता है कि देखो लेना है तो लो वन मत लो, ऐसे भी अगर तुम बाद में से लेने आओगे तो इसका प्राइस 20 लाख रुपए हो सकता है। तो फिर यहाँ पर शीन सोचती है कि 2 लाख देने से अच्छा है मैं ये बस 80,000 में से ले लूँ। एंड लेते समय वो उसे वार्न कर देती है कि देखना अगर तुम्हारी कही हुई बात झूठ निकली तो मैं मेरे भैया से बोलकर तुम्हारी टांगों को तुड़वा दूंगी। एंड नन यहाँ पर खुश हो जाती है क्योंकि उसे 80,000 मिले होते हैं। एंड अब यहाँ पर वो शॉपिंग कर सकती है, तो फिर वो सीधा शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उसे कई सारे ड्रेसेस पसंद आने लग जाते हैं। एंड वो सारी चीजें खरीद लेती है जो उसे पसंद आता है। इतने में यहाँ पर आ जाती है शीन जो कि उस पर गुस्सा करने लगती है। एंड कहती है कि तुमने कहा था कि मेरे साथ आज रात को एक डिजास्टर होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तुमने मुझे उल्लू बनाया और
मुझसे पैसे हड़प लिए और इन पैस का तुम शॉपिंग कर रही हो। गुस्से में आकर वो तो यहाँ पर रेनन को थप्पड़ मारनी जा रही थी कि रेनन यह मशीन का हाथ पकड़ लेती है। फिर बाद में यहाँ पर रेनन अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करती है। एंड कहती है कि कुछ ही समय में वो डिजास्टर आ जाएगा। तो फिर शीन कहती है कि बस भी करो, अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ और इस चिट को तुम देख रही हो या जाकर मैं एज प्रूफ मेरे भैया को दे दूंगी और सारी की सारी बातें बता दूंगी जो भी तुमने मुझे कुछ कहा था। यहाँ से शीन जाने लगती है। इतने में यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है जो उसे बता रही होती है कि मैंने तुम्हारे फिक्स को किसी लड़की के साथ एक क्लब में जाते हुए देख है। एंड ये बात सुनते ही यहाँ पर शन शॉक हो जाती है। फिर बाद में वो रंदन से कहती है कि रुको, तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। रविन भी यहाँ पर शीन की कही हुई बातों का मिमिक करने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर शीन निकल पड़ती है अपने फियांसे को रव के हाथ पकड़ने के लिए। एंड यहाँ पर वो जान लेती है कि अगर उसका फिक्स उस पर चीट करेगा तो वो पक्का उसे नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन इतने में यहाँ पर सामने से एक ट्रक आ जाती है जहाँ पर वो और उसकी कार को टक्कर लग जाती है। एंड यहाँ पर शजो है वो बेहोश हो जाती है। उसके पूरे फेस पर चोट तक लग जाती है। एंड उसे खून भी आ रहा होता है। यहाँ पर सभी लोग होते हैं जो कि शीन के रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं इस एक्सीडेंट को लेकर। इतने में यहाँ पर शीन के बैग में से कुछ रोशनी निकलती है और वो रोशनी उस येलो कलर की चिट में से आती है। एंड यहाँ पर अचानक से शीन उस कार से बाहर निकलने लग जाती है। एंड ये चीज को देखकर सारी पब्लिक घबरा जाती है और उसे भूत बुलाकर वहां से फगने लग जाती है। शीन जैसे ही अपना फेस यहाँ पर मिरर में देखती है वो शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है। उसे तो लग रहा था कि वो मर चुकी है। एंड यहाँ पर उसके फेस पर जितने मार्क्स थे, खून के निशान थे या दाग थे, वो सारी की सारी चीजें गायब हो चुकी थी। फिर बाद में यहाँ पर उसे वो येलो वाली चिट्ठी याद आती है तो वो फटाक से जाकर अपने बाइक के अंदर उसे ढूंढने लग जाती है। लेकिन ये जो येलो कलर की चिट्ठी थी वो अब एशेज में बदल चुकी थी, यानी कि राख हो चुकी थी। तब जाकर यहाँ पर शन को बिलीव होता है कि रानी ने जो कुछ भी कहा है वो सच सच कहे और उसने जैसा कहा था सेम वैसा ही हुआ है। एंड इस येलो कलर की चिट्ठी ने मेरी जान को बचा लिया है। दोस्तों यहाँ पर रायन घर पर आ जाती है जहाँ पर उसने ढेर सारे कपड़ों की शॉपिंग की थी और ढेर सारे स्नैक्स लाए थे। एंड ये सारी चीजें देखकर वो बहुत खुश होती है कि अब उसके पास अनलिमिटेड कपड़ा और अनलिमिटेड स्नैक्स है। यहाँ पर वो कपड़ा ट्राई करने के लिए जाने वाली थी लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ वहां पर आ जाती है और उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डेस्टिनी पुअर से अब रिच केस में चेंज हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तुम्हारी डेस्टिनी तभी ही चेंज हो सकती है जब तुम्हारी औरतों और चांद की शादी होगी। यहाँ पर रनर उन्हें बताने लग जाती है कि सुबह से क्या कुछ हुआ है। ग्रैंड माँ कहती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ और मुझे सारी की सारी बात पता है। इन रही बात न की तो तुम्हें जाकर न को बचाना नहीं होगा क्योंकि आज रात वो मर सकता है। यहाँ पर राना सोचने लग जाती है कि अगर वो मर जाएगा तो मैं उसके साथ शादी नहीं कर पाऊंगी और मेरी डेस्टिनी फिर चेंज नहीं हो पाएगी। तो वो फटाक से यहाँ पर उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जान को जो कि अपने फ्रेंड के साथ में यहाँ पर क्लब में होता है। इन सभी के सभी लोग यहाँ पर सट्टेबाजी कर रहे थे। इतने में यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे पूछने लगते कि मैंने ग्रैंडपा से बात करते हुए सुना था कि तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो रही है। ये उन्होंने लड़की का नाम बताया था लेकिन मुझे पता भी नहीं है कि वह आखिर है कौन। आखिर तुम कौन सी अनजान लड़की से शादी कर रहे हो जिसका कोई फेम भी नहीं है। यहाँ पर न जो है वो एक चीज क्लियर कर देता है कि वो किसी के भी साथ शादी नहीं कर रहा। तो उसके फ्रेंड उसे बोलने लगते हैं कि हाँ रख लो सीक्रेट्स, आखिर कब तक तुम हमसे यह सारी चीजें सीक्रेट रख पाओगे। इतने में ही यहाँ पर आ जाती है रेनन जो इतने अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। तो फिर यहाँ पर उसके फ्रेंड शौक हो जाते हैं कि आखिर यह लड़की आकर यहाँ पर चांद को ऑर्डर्स क्यों दे रही है। चांद यहाँ पर जाने से मना करता है तो रान कहते हैं कि ठीक है नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मुझे 2 लाख दे दो तो फिर मैं तुम्हारी जान बचा दूंगी। यहाँ पर छन से साफ साफ मना कर देता है कुछ भी करने से। उसके फ्रेंड से यहाँ पर उसे कहने लगते हैं कि क्यों ना तुम इस लड़की को हमसे इंट्रोड्यूस करवाओ। छन कहता है कि मैं अननोन इंसान को अपने करीबी लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता। तो रान ने यहाँ पर खुद ब खुद अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देती है जहाँ पर वह अपना नाम बताती है, साथ साथ यह भी कि वह छन की फियांसे है। एंड यह बात सुनते ही यहाँ के सभी लोग शौक हो जाते हैं, साथ साथ खुद छन भी। फिर बाद में यहाँ पर उसका एक जो फ्रेंड है वो रेनन का मजाक उड़ाने लगता है। रेनन यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी को अपने मैजिकल पावर से अज्यू कर लेती है और पहचान लेती है कि लड़के के पास बहुत सारी धन और दौलत है।
लेकिन वो उसकी खुद की नहीं है, उसकी के पेरेंट्स की, और यह यहाँ पर अपने पेरेंट्स के पैसों पर एकदम मजे करता है और उनके पैसों को उड़ाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि अगर तुम ना बोलो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में मुझे प्रॉब्लम्स आते हुए नजर आ रहे हैं और तो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ साथ बहुत सारी रिकमेंडेशन भी देती हूँ और मैं तुम्हारे फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर सभी के सभी लोग रान एन पर हंसने लग जाते, साथ साथ उसके कुछ फ्रेंड्स ये भी क्लेम करते हैं कि रायन थोड़ी सी पागल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जान का कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में यहाँ पर रेनन अपने बाग में से एक स्टिक्स का बंडल निकालती है और वो उसके फ्रेंड से कहती है कि तुम इसमें से किसी भी चीज को चूज कर लो, उसके बाद में मैं तुम्हारी डेस्टिनी और फेट को रीड करूंगी। यहाँ पर उसके फ्रेंड को रनमन पर भरोसा नहीं होता, लेकिन बस मस्ती और मजाक करने के लिए यहाँ पर वो एक स्टिक को चूज कर लेता है, जहाँ पर रेनन उसे कहती है कि बस 3 दिन बाद क्या पता तुम जिंदा भी रहोगे या नहीं, एंड तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। यहाँ पर उसका फैन वो बात को सुनत तथा तो है, लेकिन अब वो कहता है कि आखिर ये कौन होती है जिसे मेरा फ्यूचर पता होगा। साथ ही साथ यहाँ पर उसका फैन उसे इस कंसल्टेंसी के लिए कोई भी पैसे देने से मना कर देता है। नन सोचती है कि मैं यहाँ पर फ्री में काम करने थोड़ी ना आई हूँ, तो फिर यहाँ पर वो अपने बैग में से एक पॉल को निकालती है और तो वो उन्हें उसके साथ बेट लगाने के लिए कहती है। उसका फ्रेंड यहाँ पर कहने लगता है कि यह क्या तुम कोई एक शॉपिंग मॉल से लेकर आए हो, तो दूसरा फैन कहता है कि हाँ, मैंने इस वाइट कलर की चीज को डिस्काउंट पर देखा था। राना ने यहाँ पर उन सभी को स्पोल के बारे में बताने लगती है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तो फिर यहाँ पर वो उस क्लब वाले को लाइट्स बंद करने के लिए कहती है, एंड लाइट्स बंद होने के बाद यहाँ पर वो उस पर्ल को टेबल पर रख देती है, जहाँ पर उस पर्ल में से बहुत सारी रोशनी या निकल आने लगती है और इसमें से मैजिकल पावर हमें दिखाई देता है। रेनन उसे उन सभी लोगों को पर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है एंड उन्हें बताने लगती है कि आखिर ये कितना कीमती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो, अगर मैं हारी तो यह पर्ल मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगी, लेकिन अगर तुम हारे तो फिर तुम्हें यह पल इंटू 10 टाइम्स के दाम में खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर उसका फ्रेंड और सभी लोग कहने लगते हैं कि बंद भी करो, आजकल ऑनलाइन भी हमें ऐसा चमकता हुआ पल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर न सभी के सामने कबूल करता है कि ये जो पल है वो एकदम रियल है और ये कोई फेक या रिटेल शॉप से लिया हुआ नहीं है। यहाँ पर रेनन जो होती है उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि उसे समझ आता है चान बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है एंड रेनन को यहाँ पर स्मार्ट लोग बड़े पसंद आते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बेट के बारे में एक बार अच्छे से क्लियरली बताती है, तो वो कहता है कि अगर मुझे ये पर्ल नहीं चाहिए रहेगा तो मैं तुमसे क्यों खरीदूंगा। रेनन कहता है कि ठीक है, बाय मत करना, लेकिन तुम 10 टाइम्स नील डाउन कर और बो डाउन कर मेरे सामने माफी मांगोगे। एंड यहाँ पर वो लोग बैठ के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर उसके फ्रेंड को किसी का कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसी कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर यहाँ पर वो सबको बताने लगता है कि कुछ से इशू आ गया है, जिस वजह से मुझे वापस कंपनी लौटना होगा। यहाँ पर के बाकी के फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि अरे रन ने तो 3 दिन कहा था, लगता है ये प्रॉब्लम सभी से ही शुरू होगी। हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये जानने के लिए आखिर इस बेट में कौन जीतता है। फिर बाद में यहाँ से उसका फ्रेंड चला जाता है, तो दूसरा यहाँ पर रान चान गाने लगती है कि देखो, मैं अभी तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ, बेहतर होगा कि अगर 12 बजे के पहले तुम मेरे साथ घर चलो। तो एंड यहाँ पर छन जो है इस पार्टी को यहीं पर डिसमिस कर देता है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग घर की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शान अपनी कार में बैठ जाता है, तो फिर रंदन भी आकर बैठ जाती है। छन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ कहाँ चल रही हो। रंदन कहते हैं कि ऑब्वियसली तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ में, क्योंकि तुम मेरा फियांसे जो हो। यहाँ पर मनी मंजन कर रहा होता है कि आज तक मैंने इससे ज्यादा बेशर्म और बदतमीज लड़की कभी भी नहीं देखी है। फिर बाद में यहाँ पर दूसरे बेचारी रान मन में यह सोच रही होती है, चलो अच्छा है, अब ये 12 बजे के पहले घर आ जाएगा तो फिर इसकी जान बच जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पर एक इंसान को देखते जिसका नाम जी होता है। अब यहाँ पर कुछ गुंडे होते हैं जो कि उसे बहुत मार रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये लोग गुंडे नहीं होते, असल में यहाँ पर ये लोग तो जान के गार्ड्स होते हैं, जहाँ पर ये लोग जी के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। इतने में यहाँ पर जान आ जाता है, तो फिर यहाँ पर गार्ड छन को बताने लगते हैं कि हमने इसे इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, लेकिन इतना सब होने के बाद में यहाँ पर ये अपना मुंह खोलने के लिए रेडी ही नहीं है। और तो हम यहाँ पर साफ साफ उसकी आंखों में देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कितना डीट इंसान है। दूसरा यहाँ पर रानन जी को देखती है
और उसे देखते ही वह समझ जाती है और उसे महसूस भी होने लगता है कि इसके अराउंड बहुत बैड एनर्जी घूमती है और यह इंसान बहुत बुरा इंसान है, इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। दूसरा छान यहाँ पर अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेता है और ग्लव्स पहनने के बाद यहाँ पर वो उसकी चोट को और भी ज्यादा जोर से प्रेस करने लगता है, जिस वजह से जी को बहुत ज्यादा ही पेन होने लगता है। यहाँ पर छन से कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ सारी सच्चाई बताने का। तो फिर यहाँ पर जी क्या देता है, जितने मौके दे लो, अगर तुम मुझे जान से मार भी दोगे ना उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई भी चीजें कन्फेस करने बिल्कुल भी नहीं वाला हूँ। तो फिर यहाँ से छान जाने लगता है और अपने से कह देता है कि इसे जिंदा ही जमीन के अंदर काट देना। यहाँ पर रेनन उसे रोकती है एंड बोलती है कि मेरे पास एक उपाय है। फिर यहाँ पर वो चली जाती है अपना एक नेकलेस लेकर जिसमें एक जेमस्टोन होता है एंड यहाँ पर उन सभी को लग रहा था कि वो उसे हिप्नोटाइज कर रही है। उस जेमसन के अंदर से रोशनी आने लग जाती है, जिस वजह से जी थोड़ा हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाता है। बाद में यहाँ पर रालन उससे सेम क्वेश्चन पूछती है एंड इस बार जी उसे सही जवाब दे देता है एंड यहाँ पर उस इंसान को जानने के बाद खुद ब खुद चान को यकीन नहीं होता कि वो इंसान उसके साथ ये सब कर सकता है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी नज़र होती है रन को उस जेमस्टोन पर। रन यहाँ पर उसे वार्न करने लगती है कि देखो तुम्हें जो मांगना है मुझसे मांग सकते हो, लेकिन ये जेमस्टोन नहीं, ये जेमसन मेरी फैमिली के थ्रू पास ऑन हुआ है और यह बहुत प्रेशियस है, तो मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। इसके बाद मैं जान अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देने लगता है, लेकिन यहाँ पर रन इन जान को रोकती है एंड कहती है कि देखो अब तुम्हें सच्चाई का पता चल गया है, तो फिर अब इसके फेट को इसी की हालत पे छोड़ दो, इसे इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, तुम्हें खुद के हाथों से यह सिन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग अपने पुराने वाले घर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पर जब वो लोग कार में बैठे होते हैं तो फिर छन तो यहाँ पर नन को ही देखे जा रहा था और सोचने लगता है कि मुझे तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी विलेज की लड़की लगी, लेकिन इसमें कुछ तो खा बात है। यहाँ पर नन उसे बोलने लगती है कि लगता है तुम मुझे पसंद करने लग गए हो, इस वजह से कब से तुम मुझे गरे जा रहे हो। ओन कहता है कि नहीं। नन कहती है कि देखो अभी ही मौका है, तुम मेरे साथ शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ बहुत सेटल हो जाएगी। यहाँ पचानों से मना कर देता है, कहता है कि आज तक कोई इंसान ऐसा आया नहीं है जहाँ पर मैं उस इंसान की बात को सुलूं। फिर बाद में यहाँ पर अचानक से गाड़ी रुक जाती है जहाँ पर चांद के सर पर गोली लग जाती है एंड यहाँ पर रेनन जो है वो समय को पीछे लेकर जाती है एंड एक बार फिर से यहाँ पर गोली लगती है, तो फिर वो जान को बचा लेती है एंड यहाँ पर गाड़ी के आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स आ गए थे, तो फिर नन अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उन सबको घायल कर देती है। लेकिन इतना सारा पावर यूज करने के बाद वो बेचारी खुद बखुदा थक जाती है और उसे थोड़ा सा वीकनेस फील होने लगता है। यहाँ पर छन को यकीन नहीं होता अभी जो कुछ भी हुआ है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि नन यहाँ पर उसे समय में वापस लेकर चली गई थी और उसने पास्ट को एक बार फिर से रिवर्स कर दिया था। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार से बाहर निकलते हैं जहाँ पर रायन को अब तसल्ली मिलती है कि अब उसका फिक्स सेफ है। दोस्तों यहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि बड़ी जोर से बारिश आने वाली है। तब यहाँ पर नन को एक मैसेज आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो चांसी कहती है कि फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन मेरे 2 मिलियन मुझे ट्रांसफर कर देना जो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए कहा था। मुझे पता है 2 लाख थे, लेकिन प्राइस बढ़ गया है क्योंकि सिचुएशन इतना गंभीर जो था। इतना बोलकर यहाँ पर वो अपनी मैजिकल पावर्स यूज कर आसमान में जाने गायब हो जाती है एंड ये चीज देखकर उसका ड्राइवर और रजहान दोनों के दोनों हक्के की बक्के रह जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर रान आ जाती है जाओ के पास में, जहाँ पर हम जाओ को देखते हैं जो कि एकदम एक गॉड की तरह दिख रहा होता है और न यहाँ पर उसे बहुत सारी चोट लगी थी। रानीन उसे कहने लगती कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन इस हालत में आऊंगी, मुझे यह पता नहीं था। फिर हमें यहाँ पर 5 का सीन बताया जाता है जहाँ पर हम क्यूट सी छोटी सी रन को देखते हैं एंड यहाँ पर हम को देखते हैं जहाँ पर हमेशा उसे तंग किया करता था, उसे खाने को लेकर भाग जाया करता था और उसे हमेशा चाहाया करता था। बाद में हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जानन उसे कह रही होती है कि भले तुम मुझे कितना भी सता करते थे, लेकिन तुम मेरे वन ऑफ द क्लोज पर्सन में से हो। एंड यहाँ पर वो अपने मैजिकल पावर को यूज करके को एक डॉग में बदल देती है, पर यहाँ पर खुश हो जाता है क्योंकि उसके एज ह्यूमन जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो गए थे। तो फिर यहाँ पर जान ने उसे एक न्यू लाइफ दी है एज एंड यहाँ पर वो एज डॉग ही अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके मामले यहाँ पर रात के 1 बज रहे होते हैं जहाँ पर न वेट कर रहा होता है
रायन का एंड यहाँ पर वो रायन को देख लेता है, साथ साथ रायन यहाँ पर न को देख लेती है और आते ही यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि अब झूठ मत बोलना कि इतनी रात तक तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, तुम जरूर मेरा वेट कर रहे रहोगे, तो क्या हम कल जाकर शादी कर सकते हैं। यहाँ पर नो से कुछ जवाब नहीं देता, बस इतना कहकर चला ही जाता है कि हाँ मैं काम में कर रहा था, मैं तुम्हारा वेट क्यों करूँगा। यहाँ पर अनंत सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैं अपनी इस डेस्टिनी को यानी अपने इस फेट को पर से लकी और लग्जरियस कैसे चेंज करूँगी। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने बेडरूम में होती है जहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ उससे मिलने के लिए प्रकट हो जाती है। यहाँ पर ग्रैंड माँ जो है रेनन पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने इसे क्यों बचाया, तुमने अपनी 18+ पावर्स को यूज कर लिया है, जिस वजह से यहाँ पर तुम्हारे लाइफ में और भी ज्यादा इश्यूज और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तुम्हें पता भी है कि आखिर कितने सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। राना ने यहाँ पर कहने लगती कि देखिए ग्रैंड माँ, यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो मैं उसे यहाँ पर मरने कैसे दे सकती थी। ग्रैंड माँ यहाँ पर उसे कहने लगती कि देखो वो उसके फेट पर लिखा हुआ था, तुम उसे क्यों बदलना चाहती थी। तुमने अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को यूज किया है, तुम्हें पता भी है एक तो तुम हारी डेस्टिनी चेंज नहीं हो रही है, ऊपर से तुमने अपने मेरिटस वाले पावर्स को यूज कर कर इसे बचाया है। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए एक बहुत भयंकर पावर्स और सिचुएशन प्रॉब्लम ला सकती है। तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम्हारे साथ रहूगी, अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। बाद में यहाँ पर रानन जो है ग्रैंड माँ को कंसोल करते हैं एंड बोलते हैं कि देखो ग्रैंड माँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, आपको मेरी इतनी फिक्र करने की सचमुच जरूरत नहीं है। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और खुद का ध्यान रख सकती हूँ। और रही बात मेरे डेस्टिनी की, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उसे बदलने की, लेकिन यहाँ पर ग्रैंड माँ इरिटेट होकर वहां से चली जाती है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो रालन को कैसे समझाए, क्योंकि उसकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। यहाँ पर नन मन में सोच लग जाती है कि जब तक ये मशाल जलती रहे तब तक यहाँ पर इसकी लाइफ होगी, लेकिन जैसे ही मशाल बुझ जाएगी वैसे ही इस डॉग की लाइफ भी जा सकती है। इसके बाद में यहाँ पर वह सोकर सुबह उसकी आंखें खुलती है तो फिर यहाँ पर वो शीन को पाती है जो कि एकदम भूतों की तरह खड़ी हुई थी। यहाँ पर वो उसे पूछने लगती कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। शीन उसे यहाँ पर सिसर इन लॉ बनाने लगती है, जहाँ पर रंदन को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि अभी अभी उसने क्या सुना है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि जरा बार चेक कर कर तो आना कि सूरज कहाँ से होगा है, या फिर मेरे कान बज लगे हैं। यहाँ पर शन बोलते हैं कि अरे मुझे चाहो भी मत, मैं सच में तुम्हें अपनी सिसर इन लॉ बुला रही हूँ और तुमने उस दिन जैसा कहा था वैसा ही हुआ था और तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई थी। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े हादसे से कैसे बचकर आ चुकी हूँ। यहाँ पर नन उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करती है। तो फिर शन कहता है कि देखो अगर तुम चाहो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मुझे बोलोगे उल्टा लटकने के लिए तो वो मैं करूँगी, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भिजवा दूंगी। जान कहती कि नहीं नहीं, एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा ओबेडिएंट और मैनर लड़की हूँ, मैं उतने ही पैसे चार्ज करती हूँ जितने का काम होता है। लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने के लिए चल सकती हूँ। फिर यहाँ पर दोनों की दोनों आ जाती है शॉपिंग करने के लिए एंड इसके बाद यहाँ पर रेनन जो है वो सभी ड्रेसेस को टच करके फील करने लगती है। यहाँ पर शीन तक उसे कहती है कि ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी की एंड यहाँ पर हर एक ड्रेस रेनन को बहुत पसंद आने लगती है। शीन कहती है कि टेंशन मत लो, जो पसंद आता है वह सब कुछ ले लो एंड यहाँ पर जो स्टाफ है वो सारे ड्रेसेस पैक करना शुरू करने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर मिया का दखल अंदाजी करने लगती है एंड उन सभी को रोकती है, कहती है कि वो कपड़े मेरे हैं, मैं उन है आज लेने के लिए आई हूँ। यहाँ पर शीन जो है मिया से कह देती कि देखो ये मेरे सिस्टर इन लॉ है एंड यहाँ पर उसे जो शॉपिंग करनी होगी वो करेगी। मिया यहाँ पर साफ साफ शीन से कह देती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, यहाँ पर मुझे ये ड्रेसेस पसंद है तो मैं ही इन्हें पैक करवाकर अपने घर लेकर जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर रायन जो है अपने मैजिकल पावर्स यूज कर यहाँ पर मिया का फेट देखने लगती है और वह समझ जाती है कि मिया बहुत जल्दी कंगाल बनने वाली है। तो फिर यहाँ पर वो शीन से कहती कि जाने दो ना, हम कोई और ड्रेसेस को देख लेंगे और बाकी की ड्रेसेस मैंने जो चूज किया है वो तो मैं पैक करवा ही सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर शीन बाकी के ड्रेसेस को पैक करने के लिए कह देती है। दूसरा यहाँ पर मिया जो है वो शीन को उल्टा सीधा बोलने लगती है, साथ साथ वो उसे डॉग तक बुलाती है। यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है तो वो दोनों में कैट फाइट शुरू हो जाती है एंड यहाँ पर इस कैट फाइट के चक्कर में रेनन उन्हें बचाने की कोशिश करती है, जहाँ पर मिया का जो एक जेट का ब्रेसलेट होता है वह नीचे गिरकर टूट जाता है। रेनन कहते कि बताओ ये कितने का था।
तो मिया कहती है 1.88 मिलियन का था यहाँ पर। इसका प्राइस सुनते ही रायन शॉक हो जाती है, लेकिन दूसरे और अचानक से काउंटर पर रेनन के जो कपड़े उसे सिलेक्ट किए होते हैं लेकर जाने के लिए वो भी यहाँ पर जलने लग जाते हैं। एंड रेनन यहाँ पर समझ जाती है कि यह सब क्यों हो रहा है। यह सब जो कुछ भी हो रहा है वो उसके फेट की वजह से हो रहा है। एंड यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इरिटेट हो जाती है। एंजेला अगर कहने लगती है कि जान मुझे तुमसे जल्दी शादी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा रेनन अपना वो कार दे देती है मिया को। मिया यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें देखकर तो लग रहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो ढेर सारे पैसे निकले। तो यहाँ पर वो सकाट लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रनिन जीन से पूछने लगती है कि तुम्हारे भाई की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो फिर यहाँ पर शन कहती है कि नहीं, हमारे जो प्यारे टस है वो बचपन में ही बहुत जल्दी गुजर गए थे, जिस वजह से मेरे भाई ने उनके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था। एंड उसके बाद से यहाँ पर वह सिर्फ और सिर्फ काम में ही लगा रहता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे पता है शायद से उसे स्कूल में किसी लड़की पर क्रश था। एंड कहा जाता है कि वो उसकी फर्स्ट लव है, लेकिन वो लड़की अब्रॉड चली गई थी पढ़ने के लिए और उसके बाद से उन दोनों का रिश्ता वहीं पर खत्म। उसके बाद उनके बारे में कोई न्यूज़ पता ही नहीं चली है। यहाँ पर शीन रेनन को देखती है और वो आने लगती है कि कहीं तुम मेरे भाई को इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, मैं तुम्हारे इसमें हेल्प कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उससे कान में एक अच्छा सा प्लान खुशबू आने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर चांद भागा हुआ घर पर आता है अपनी पेंटिंग को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जी ने उसे कहा था कि तुम्हारी पेंटिंग को किसी ने फाड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। एंड जान समझ जाता है कि शीन उसके साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद में यहाँ से वह जाने लगता है तो वह यहाँ पर हम रान एन को देखते हैं। एंड यहाँ पर रान का एक न्यू अवतार हमें दिखाई देता है, जहाँ पर उसने अपने अच्छे से बालों को सेट किए होते हैं और अच्छी सी ड्रेस पहनी होती है। फिर बाद में यहाँ पर वह जान को एक डिश देने लगती है। एंड हमें यहाँ पर शीन का प्लान बताया जाता है, जहाँ पर शीन रेनन को समझा रही होती कि देखो, अगर एक मर्द के दिल में जाना है तो उसका रास्ता पेट से होकर जाता है, तो क्यों ना तुम उसे एक अच्छी सी डिश खिलाओ जहाँ पर उस डिश से वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर न को उस डिश में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो वहां से जाने लगता है। फिर यहाँ पर रेनन उसे चेयर पर बैठा है। एंड कहती है कि मेरी बातों को सुनो। फिर हमें वापस से यहाँ पर शीन के दूसरे प्लान के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर शीन उसे समझा रही होती है कि रनिन को एक सेक्सी सपोर्ट करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर क्यूटनेस और सेडिक्शन यहाँ पर उसे इम्प्रेस कर सकती है। रनर यहाँ पर कोशिश तो करती है, लेकिन यहाँ पर ना वो क्यूट दिखती है और ना तो सेक्सी दिखती है। यहाँ पर वो एकदम दम नजर आती है। फिर बाद में यहाँ से हो जाने लगता है तो वापस से उसे रोकती है। एंड इस बार वो उसे क्लोज जा रही होती है, ऐसा मानो कि जैसे वो उसे किस कर रही है। लेकिन यहाँ पर चांद उसका चिन्ह अपने आप से दूर करता है। एंड उससे कहता है कि लगता है तुम्हें मेरे साथ शादी करने की बहुत काई है। एंड रन तो इस बार गुस्से में ही आ जाती है, कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, मेरी ग्रैंड माँ ने भी तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम लोगों को तो यहाँ पर किसी का ट्रस्ट ब्रेक करना आता है और वो उन पर दस करना नहीं आता। फिर बाद में यहाँ पर न का ईगो हट हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम बोलोई तब मैं शादी करने के लिए रेडी हो। तो रायन कहती है कि ठीक है, कल सुबह, लेकिन अगर जो कोई भी पीछे हटा तो फिर वो एक डॉकर। एंड यहाँ पर सचमुच वो लोग नेक्स्ट से चले जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। एंड यहाँ पर वो लोग अपनी प्यारी सी एक फोटो भी क्लिक करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट भी आ जाता है। यहाँ पर वो लोग पार्किंग लॉट में होते हैं, जहाँ पर न उसे बता रहा होता है कि देखो, भले ही हमने हमारा सर्टिफिकेट दे लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। रेनन कहते कि ठीक है, मुझे बस शादी से मतलब था। यहाँ पर से चांद चला जाता है। असन कहता है कि बॉस ने आपको घर छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन रेनन कहते हैं कि फिलहाल नहीं। एंड यहाँ पर उसे चेक करना होता है कि शादी के बाद अब उसका फेट चेंज हुआ है या फिर नहीं। तो फिर यहाँ पर वो रास्ते के बीच में स्टॉल लगाना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर वो एक पंडिताइन बन जाती है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर, जहाँ पे जो लोगों के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा होता है कि ये फेक है, लेकिन यहाँ पर एक एक इंसान उस पर बिलीव कर ऑनलाइन उसे पेमेंट कर देता है। रना ने यहाँ पर उसकी लाइफ के बारे में सीधा सीधा सिंपल बता देती है कि इस जन्म में तो तुम अमीर नहीं बन सकोगे। यह बात सुनते उस इंसान को गुस्सा आ जाता है। एंड वो कहता है कि मेरे पैसे वापस करो, एक नंबर की झूठी हो तुम। फिर रन एन यहाँ पर उसकी पूरे खानदान की कुंडली उसे बता देती है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि हाँ, ये तो सच बोल रही है।
साथ साथ यहाँ पर वो उसे यह भी बताती है कि मुझे पता है तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हारा रियल नहीं बल्कि अडॉप्ट पेरेंट्स है जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। एंड वो लोग गैम्बलिंग में बहुत ज्यादा ही गुस्से हुए हैं, जिस वजह से तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है, तो फिर इस वजह से तुम्हारा फेट भी ऐसा है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक अंकल आंटी को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ रहे होते हैं। डाइवोर्स को लेकर अंकल को यहाँ पर डाइवोर्स लेना होता है एंड आंटी को भी यहाँ पर डाइवोर्स लेना होता है, लेकिन अंकल यहाँ पर श्योर नहीं होते। आंटी कहती कि देखो हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ हमारा बेटा ही था, लेकिन बचपन में वो घूम गया, अब इतने सालों बाद वो हमें मिल नहीं पाया, तो हमारा एक दूसरे के साथ रहकर क्या मतलब है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस रास्ते से गुजर रहे होते जहाँ पर रंदन जो है उस लड़के को लेकर एक और बात बताती है एंड कहती है कि तुम्हारे जो रियल पेरेंट्स हैं वो रिच है, लेकिन अभी तक वो तुम्हें मिले नहीं है। यहाँ पर जैसे ही वह अंकल आंटी आते हैं, यहाँ पर वो अपने मैजिकल पावर्स का यूज करक उसे बताने लगती है कि यह तुम्हारे मॉम डैड है। उन सभी को यहाँ पर लग रहा होता है कि रेनन उन्हें उल्लू बना रही है। यहाँ पर अंकल रेनन को भी चुप रहने के लिए कहते बोलते हैं कि बकवास बातें करना बंद करो, यहाँ पर लोगों को चकने आई हो तुम रन। यहाँ पर उन्हें कहते हैं कि देखिए मुझे पता है आपके फीट के नीचे एक स्टार कलर का बर्थ मार्क है, तो फिर सेम आपकी बेटी के नीचे भी है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर उन्हें पता होता है कि हाँ उनके बेटे का जो पैर है उसकी नीचों पर एक स्टार कलर का बर्थ मार्क था, और रैंडन यहाँ पर उन्हें वो चेक करने के लिए कहती है। अंकल यहाँ पर कह देते हैं कि अगर वो बर्थ मार्क इस लड़के के पैर पर नहीं निकला तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो लोग बर्थ मार्क चेक करते हैं वो सेम निकलता है एंड ये चीज देखकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। रेनन कहते हैं कि इतना ही नहीं चाहो तो आप लोग डीएनए टेस्ट भी कर सकते हो, आपको सच्चाई ऐसे ही पता चल जाएगी। यहाँ पर वो आंटी जो है अपने बेटे से माफी मांगने लग जाती है, लेकिन उनका बेटा उन्हें माफी मांगने से मना करता है क्योंकि फाइनली उसे उसके यल वॉर्म दर्द जो मिल चुके हैं। यहाँ पर वो अंकल खुश हो जाते हैं। रेनन से कहते तुमने मेरे बिछड़ हुए बेटे को मुझसे वापस मिला है, तुम जो मांगोग मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। रेनन कहती कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस आप लोगों की ब्लेसिंग की जरूरत है। और रही फीस की बात तो वो आपकी बेटे ने ऑलरेडी मुझे स्टार्टिंग में ही पे कर दिया था। फिर यहाँ पर ये सारे के सारे लोग रायन को पे करना शुरू कर देते हैं और उससे एस्ट्रोलॉजिकल वाली बातें और उनका फ्यूचर और उनका फेट के बारे में पता करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर नन बोलते बोलते बेचारे का गला ड्राई ही हो गया था। दूसरा यहाँ पर शीन घर पर होती है जहाँ पर छन उसे गुस्से में पूछ रहा होता है कि सच सच बताना, कल रात को जो कुछ भी हुआ तुमने ही रन को यह सब सिखाया था ना। तो फिर यहाँ पर शीन बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। छन कहता है कि नाटक करना बंद करो और सच सच मुझे बताओ। दूसरा यहाँ पर शीन मुझे कुछ देख लेती है और छन को देखने के लिए कहती है। न कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। शन कहता है कि प्लीज एक बार पीछे देख लो। एंड यहाँ पर हम रनेन के न्यू लुक को देखते हैं जहाँ पर छा तो उसे देखता ही रह जाता है एंड यहाँ पर उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन यहाँ पर वो कन्फेस नहीं करता। रानी कहती कि क्यों मुझे देखकर सरप्राइज हो गया, ना लग रही हूँ ना मैं बहुत अच्छी। ये सारा प्रिपरेशन मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन के लिए किया है ताकि मैं तुम्हारे साथ ऑक्शन में जा सकूं। शीन कहती कि तुम तो नॉर्मली भी ऑक्शन में जा सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारी ही बोली लगाना शुरू कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर वो ऑक्शन वाला सीन देखते हैं जहाँ पर हम मिया को देखते हैं एंड मिया यहाँ पर अंकल टैंग के साथ में बात कर रही होती है। अंकल टैंग यहाँ पर उसे कह रहे होते हैं कि उन्हें और भी ज्यादा मास्टर ये जीन की पेंटिंग चाहिए। मिया यहाँ पर उसे कहने लगती है कि फिलहाल तो मेरे पास कोई पेंटिंग नहीं है, लेकिन मैं स्पेशली उन्हें कहकर उन आपके लिए पेंटिंग बनवा सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसके लिए बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर रेनन आ जाती है, लेकिन अंकल तो यहाँ पर रायन को इग्नोर कर देते हैं। तो मम्मी आ कहते कि बड़ा मत मांगना, असल में वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही अपनी बेटी जैसी मानते हैं। बाद में यहाँ पर वो लोग ऑक्शन के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मास्टर एजेंट की सबसे पहली पेंटिंग आती है ऑक्शन के लिए एंड सभी लोग यहाँ पर मुंह मांगी कीमत देने के लिए रेडी हो जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर छान भी कीमत लगाता है, लेकिन रालन उसे मना करती है, बोलती है कि वर्थलेस है, इसके लिए तुम बे मत करो। यह बात सुनकर अंकल टैंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर ये जिन के बारे में ऐसा कहने की, यहाँ परख की जाने दो, मैंने सुना यह काव से आई है, इसलिए इसे क्या ही पता होगा कि मास ये जी कौन है। इसके बाद में यहाँ पर जो चान है वो भी अंकल ते से माफी मांगने लगता है
यहाँ पर रान को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो उन्हें क्या कहे। दूसरे यहाँ पर चांग अंकल ते से माफी मांगता रह जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने गेस्ट आए होते हैं वो भी रन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि शीन को उसके लिए बुरा लगने लगता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स तो उसका मजा ले रहे थे। फिर बाद में यहाँ पर चांद में अंकल टैंक से कहता कि आप चाहो तो मैं इस पेंटिंग को 1 मिलियन में खरीद सकता हूँ। तो वह यहाँ पर मिया कहती है कि पैसों की बात नहीं है। यहाँ पर उससे मास्टर ये जिनको बहुत ज्यादा ही इंसल्ट किया है। और उमी लेट भी यहाँ पर अंकल टैंक भी बोलते हैं कि हाँ तुम्हें क्या पता कि आर्ट की कीमत क्या ही होती है। मिया यहाँ पर उसे कहती है कि नीलन करके माफी मांगो, लेकिन यहाँ पर रान मना कर देती है। वो कहती कि मैं क्या पागल हूँ जो इस पेंटिंग के लिए नीदन करके माफी मांगूगी। यहाँ पर छान जो है वो रेनन को रोक भी नहीं रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद रंदन कुछ बात ही कर रही है। लेकिन यहाँ पर उसका जो पॉइंट है वो शायद से किसी रीजन की वजह से वैलिड भी हो। यहाँ पर अंकल तेरे को गुस्से में मखला ही जा रहे थे। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें कहने लगते कि तुम्हें पता भी है कि मास्टर ये जी कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। तो फिर यहाँ पर रनर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैं कितनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ। यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। एंड तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मास्टर येजी यानी कि आर्टिस्ट मास्टर येजी कोई और नहीं बल्कि रानी है। अनी बात सुनकर यहाँ पर अंकल तंग तो पागल हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम क्या थोड़ी सी पागल भी हो। यहाँ पे वो अंकल बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो आज यहाँ पर प्रसन्न नहीं है? इसका मतलब यह है कि तुम ऐसा दिखाओगी कि तुम मास्ट यजी हो। साथ साथ मिया भी यहाँ पर कहती है कि देखो पता है हम सभी को कि यहाँ पर कभी भी वो आर्टिस्ट हमारे सामने नहीं आई है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे इस तरीके से यूमिटोस होगा कि अगर तुम यहाँ पर नीलन करके माफी कर लो तो। लेकिन यहाँ पर रानन साफ साफ मना कर देती है। सभी लोग कह कि आखिर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि ये पेंटिंग तुम्हें बिलोंग करती है। तो फिर यहाँ पर रायन स्टेज में चली जाती है और अपना स्टैम्प निकाल लेती है। यहाँ पर वो अंकल तो पूरे के पूरे उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह अपना स्टैम्प मार देगी तो यह पेंटिंग पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों स्टैम्प एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी के सामने कहती है कि अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा। मिया कहती है कि देखो बेवकूफ बनाना बंद करो, आजकल इस तरीके के स्टैम्प इली भी बहुत बन सकते हैं और तुम्हें क्यों लगता कि हम तुम पर विश्वास करेंगे? मैं इस पेंटिंग को खास तौर पर माउंटेस में जाकर लेकर आई हूँ। यहाँ पर चांद जो है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो रंदन, मैं यहाँ पर इस पेंटिंग के लिए पैसे देने के लिए रेडी हूँ। रंदन कहती है कि नहीं, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे ही है और मैं अपने पैसों को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकती। तुम चाहो तो ऐसी 1000 पेंटिंग मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में कर दूँ। यहाँ पर अंकल तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखें क्या दुख खाएगी? यहाँ पर रान कहते हैं कि अपनी इस एल्डर वाली एज का मजाक मत उड़ाए और विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दीजिए। मैंने जो कहा है वो एकदम सच है। मिया कहती है कि ठीक है, तो क्यों ना तुम इस पेंटिंग को वापस से बना कर दिखाओ, तब जाकर हम सबको यकीन आ जाएगा। यहाँ पर अंकल भी बोलते हैं कि हाँ, अगर यह पेंटिंग वैसे की वैसे नहीं बनी तो याद रखना मैं तुम्हारे हाथों को ही काट कर रख दूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि तुम किस मुंह से आर्टिस्ट खिलाती हो। यहाँ पर बाद में रन को सारे के सारे एसेंशियल्स मिल जाते हैं और वो पेंटिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर रैनिन जो है एक अलग पेंटिंग बनाती है। तो फिर यहाँ पर अंकल बोलने लगते हैं कि ये तो एक लड़की की पेंटिंग है, हम कैसे मान ले कि तुम ही वो आर्टिस्ट हो? फिर यहाँ पर अपने मैजिकल पावर्स को यूज करके नन यहाँ पर उस लड़की को एक रियलिस्टिक लड़की बना देती है, जो कि पेंटिंग से बाहर आती है और वापस पेंटिंग के अंदर चली जाती है। यहाँ पर ये सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। एंड मास्टर को यहाँ पर यकीन हो जाता है। मास्टर यहाँ पर बताने लगते हैं ये पेंटिंग मैंने 20 से 2 साल पहले री दी थी एक छोटी सी बच्ची से। एंड यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर रंदन वो छोटी सी बच्ची अकेली रात में वहाँ पर स्ट्रीट पर अपनी पेंटिंग को सेल कर रही होती है। एंड यहाँ पर अंकल उस पेंटिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर रेनन कहती है कि मैं इसके बदले पैसे नहीं लूंगी, मैं बस इसके बदले आपसे 1 मील लूंगी। एंड यहाँ पर अंकल वो पेंटिंग्स को लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड यहाँ पर इन पेंटिंग की वजह से अंकल की कंपनी बहुत हीन हो गई थी। इस वजह से यहाँ पर वो आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। यहाँ पर रन कहते हैं कि हाँ, मुझे आप अच्छे से याद हो, इसलिए आते ही मैंने आपको ग्रीट किया, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए आपने मुझे इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर मिया की पोल खुल जाती है कि मिया अक्सर लोगों को फेक पेंटिंग सेल किया करती है। दूसरा यहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं
जो कि यहाँ पर रेनन की पेंटिंग कोई भी प्राइस में बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रेनन यहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पर छन का जो फ्रेंड है हाडू वो वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर नील डन कर न से कहता है कि प्लीज मेरी मोम की जान बचा लो। यहाँ पर बाद में वो लोग आपस में बात करने के लिए बैठ जाते हैं। एंड हारू यहाँ पर उसे ब्लैंक चेक देता है, कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन प्लीज बस मेरी मम्मा की मदद कर दो और उनकी लाइफ को बचा लो। यहाँ पे न जो है उससे उसका चेक छीन लेता है। एंड कहता है कि सबसे पहले यह बताओ कि तुम्हारी मम्मा को हुआ क्या है। न यहाँ पर बताने लगता है कि मेरी मोम को लगता है कि किसी ने पोजेस कर लिया है। वो यहाँ वहाँ घूमती रहती है और अपने आप को क्वीन बुलाती रहती है। कल रात को जो मैंने देखा तो मैं तो शॉक ही हो गया। मैं अपनी मम्मा के बेडरूम में जा रहा था उन्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने उनका फेस देखा वो एकदम इविल पर्सन के लग रहा था और यहाँ से मैं फिर बाद में भाग गया। रेनन कहती है कि तुम टेंशन मत लो। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उससे घर पर चले जाते हैं जहाँ पर उसकी मम्मा कई सारे लड़कों के साथ होती है। तो फिर वहाँ पर शीन और तो रेनन वो दोनों के दोनों वहाँ पर बैठकर मजे करने लगते हैं। यहाँ पर छन उसे याद दिलाता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। रेनन कहती है कि टेंशन मत लो, ये मेरे प्लान का ही हिस्सा है। फिर यहाँ पर आंटी जैसे ही खड़ी होती है वो उस पीठ के पीछे एक टेल सम लगा देती है, जिस वजह से वो आंटी का पोजीशन उतर जाता है कुछ समय के लिए। एंड यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। फिर बाद में रैंडन उसके घर के मिरर के यहाँ पर चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रंदन जब मिरर के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाती है तब वो मिरर वाली जो रनिन होती है वो उसे मिरर के अंदर खींच लेती है। लेकिन यहाँ पर इतने में यह सारी चीजें खत्म नहीं होती। यहाँ पर जो मिरर वाली रन है ना वो उसे सारे अपने गलत गलत डीड्स बताने लग जाती है। यहाँ पर रियल वाले रायन पूछते कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। तो फिर मिरर वाली रायन कहती है क्योंकि तुम्हारी लाइफ अब से चेंज होने वाली है। एंड यहाँ पर दोनों की दोनों आ जाती है रियल वाली दुनिया में, जहाँ पर सभी के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर रियल वाली रन कौन है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उससे एक एक करके सारे सवाल पूछने लगते हैं और दोनों की दोनों रनर एक साथ सेम जवाब देते हैं। इस वजह से यहाँ पर उनके लिए तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है यह समझ पाने के लिए कि आखिर कौन रियल है। लेकिन यहाँ पर रियल वाली रंदन एकदम अलग ही होती है। वो मौत का देखते ही यहाँ पर उस मिरर वाली रंदन पर वो जेलस लगा देती है, जिस वजह से वो दी मन वहां से गायब हो जाती है व यहाँ पर उन सभी को उनके रियल वाली रन वापस मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रंदन चली जाती है हारू के घर पर उसकी मम्मा को ठीक करने के लिए। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा होश में आ जाती है। होश में आ जाने के बाद यहाँ पर हारू तो रोने ही लग जाता है, लेकिन उसकी मम्मा हारू से गुस्सा आती यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि तुम मुझे हमेशा हमेशा नेग्लेक्ट किया करते थे, जब देखो तब मेरी बात नहीं बांधते थे और मेरे साथ समय ही नहीं बिताते थे। तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस काफी है वो मुझे पता है, लेकिन तुम जितना अटेंशन अपने फ्रेंड्स को देते हो उतना अटेंशन तुम्हें मुझे भी देना चाहिए। एंड यहाँ पर इस चक्कर में उन दोनों में झगड़ा होने वाला था, लेकिन यहाँ पर उसका बेटा उसकी बातों को मानता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मा तो उसे पीटने ही लग जाती है। दूसरा रैंडन यहाँ पर छन से अपना गोल्डन बार्स मांगती है, लेकिन छन यहाँ पर मना कर देता है। इसके बाद में रात हो जाती है और हमें समझ आता है कि यहाँ पर चान ऑलरेडी रंदन से अट्रैक्ट हो चुका है था, जहाँ पर छन अपने डैक्सिंग कोड में आ जाता है। नन को लग रहा होता है कि वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर छन ठीक वैसे ही करता है, वो अपने मसल्स को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर रेनन पर कुछ असर नहीं पड़ता। अगर रेनन पर कुछ असर करेगा तो है वो गोल्डन के बर्स यानी कि गोल्ड के स्टिक्स, रियल गोल्ड के स्टिक्स। जान यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हारे डॉग ने मेरे बिस्तर को बिगाड़ दिया है और खराब कर दिया, इस वजह से मैं वहां पर सो नहीं पा रहा हूँ। रायन कहती है कि इतने सारे कमरे हैं, कहीं पर भी जाकर सो, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं आने देने वाली, और वह दरवाजा बंद कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि आखिर वह उससे प्यार भी करता है या फिर नहीं, क्योंकि ननन को उसके लिए फीलिंगलेस पैसों की गियो के साथ में आन उसे वो कहता है कि यहाँ पर मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। नन यहाँ पर मान जाती है। इसके बाद में नन यहाँ पर उसके मसल्स को फील करने लगती है, लेकिन यहाँ पर छन कहता है कि अगर तुम्हें मेरे मसल्स को फील करना है तो उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ तो देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर उसके बदले में वो उसे किस देता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।